चलें तो सेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जो पहले 2 सेशंस में हमने डिस्कशन किए वो आपको क्लियर है? वो तो क्लियर है मुझे। और जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था बिजनेस लाइफ साइकिल का वो भी आपने देख लिया? वो मैंने रिवाइज किया था, उसको सर्च भी किया था। ठीक है, तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। देखें, ये जो हम सिटिंग्स कर रहे हैं ना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो क्या कि हम बेहतरीन स्टॉक सिलेक्ट कर सकें, सेक्टर सिलेक्ट कर सकें, जहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमने एग्जिट करना है, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट को हमने प्लान कैसे करना है। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में रखना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव मीट करेगा। और ये कैसे पूरा होगा? हमें फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए, फाइनेंशियल्स कैसे हमने रीड करना है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल्स का पता हो, और मार्केट साइकोलॉजी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट तो हमेशा आपको नुकसान ही देने के लिए बैठी हुई है, तो आपने कैसे उससे बचना है और अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे पहले मैं आपके साथ एजेंडा शेयर कर लूँ और हम इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ऐसे फैक्टर्स जो कि मुल्की लेवल पे, मैक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर मार्केट के बिहेवियर के भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड कर लें और उनका क्या रिलेशनशिप है, तो मार्केट में काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरे नंबर पे चार्ट्स की थोड़ी सी बेसिक्स कवर करेंगे, वॉल्यूम्स के बारे में मैंने आपको बताना है। देन हम माइंड सेट को डिस्कस करेंगे। जो भी लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, 1% जो कि ज़्यादातर फ़ायदा ले जाते हैं, और बाकी जो 99% कह लें ज़्यादातर लोग फ़ायदा उस तरह से नहीं उठा पाते, कम फ़ायदा उठाते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? स्टार्ट से अपने अपने माइंड सेट क्लियर रखना है। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं उनको हमने कैसे अवॉइड करना है, ताकि हम क्लियर हों कि भाई हमने इस तरीके से काम करना है। क्लियर है बात? सही है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। और आज अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, तो एक मैंने ब्रोकर का यहाँ पे डैशबोर्ड भी ओपन किया हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ से भी हमने चीज़ों को देखना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा अपनी वर्किंग पे आऊँ, तो यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया है फैक्टर्स की जो मैं बात कर रहा था। इसमें 3 फैक्टर्स हैं मैक्रो लेवल पे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इकोनॉमिक और बिजनेस पॉलिसी इन्वायरमेंट। अभी आपने परेशान नहीं होना कि सर ये आपने क्या मेंशन किया हुआ है, ये ऑडियंस के लिए भी है कि शायद मैं साथ साथ इसको कंपाइल करता जाऊं और ये मैं आपके भी हैंड ओवर करूं और एट दी एंड इनके भी हैंड ओवर कर दूं कि उनके पास एक बुकलेट बन जाए जिससे वो बाद में भी मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस का, और तीसरा पॉइंट है इसमें करंट नेशनल और ग्लोबल इवेंट्स का। अभी ये 3 चीज़ें हैं क्या, इनका क्या आपस में रिलेशनशिप है, और इसमें आगे एक ये तो है ना मैक्रो लेवल पे, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँ, जिसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, मार्केट सेंटिमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 एलिमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ना, इनका रिलेशनशिप इनके साथ किस तरह से बनता है और हमने उसको असेस कैसे करना है। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है ये वाला इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसी इन्वायरमेंट, मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। पाकिस्तान में हर साल जून जुलाई में आप बजट की बातें सुनते हैं, इतना टैक्स लग गया जी, सैलरी क्लास पे इतना टैक्स लग गया। ये जो गवर्नमेंट बजट डिसाइड करती है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे इकोनॉमिक पूरे साइकिल पे, इकोनॉमिक सिचुएशन पे। कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि ऑन एवरेज 40 से 45% जो टैक्स है ना वो कंपनीज गवर्नमेंट को पे करती हैं। अगर उन्होंने एक 100 रुपया कमाया तो उसके पीछे 40 से 45 रुपये वो गवर्नमेंट को टैक्स के मद में दे देती है। ठीक है, अभी लेट से गवर्नमेंट ये ऐलान करती है बजट में कि भाई हमें टैक्स का रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करना है, तो हम इन कंपनीज पे या इस सेक्टर पे सुपर टैक्स लगा दें। अभी आपके माइंड में साफ ज़ाहिर क्वेश्चन होगा कि ये सुपर टैक्स क्या होता है। सादा मैं रखूँगा कि जहाँ पे कंपनीज 40% दे रही है ना, वो पे ये कहेंगे कि भाई ये चंद % आपने इजाफी टैक्स देना है। ठीक है, अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो सुपर टैक्स है उसकी वजह से कौन से सेक्टर्स इम्पैक्ट में आएंगे, कौन सी कंपनीज इम्पैक्ट में आएंगी। साफ जाहिर है कि फिर उसका स्टॉक एक्सचेंज पे उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा। टैक्स ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट का भी आपको पता होगा, पहले ये 21-20% से ज़्यादा थे इंटरेस्ट रेट, आहिस्ता आहिस्ता कम हुए, हमारी स्टॉक एक्सचेंज आगे की तरफ बढ़ी है। जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, अभी सिक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेसेस होते हैं ना उनको हम सिक्लिकल स्टॉक्स कहते हैं। जिस तरह सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, ये ऑटोमोबाइल इनके स्टॉक्स हो गए, फार्मा के स्टॉक्स हो गए। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं ना, इनमें एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर आ जाती है। तो हमने इन चीज़ों को देखना है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अभी यहाँ पे मैंने क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना,
तो एक ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ मैं बयान कर सकूँ, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि लेट से अगर टैक्सेशन की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट है, एनर्जी टैरिफ्स हैं। पाकिस्तान में आपको पता है बिजली की कॉस्ट कितनी है, और ज़्यादा इजाफा कर दें तो कंपनीज का क्या बनेगा। सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स को सब्सिडी दे रही है, उसमें हम देखेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर्स आ जाता है, बाज़ औक़ात वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिल्लत ट्रैक्टर है, किसानों को सब्सिडी देने के लिए इस तरह के काम होते हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बट आपने परेशान नहीं होना, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जिनको हमने देखना होता है। सो इन सब के बारे में मुझे आइडिया कैसे होगा कि मैंने कहाँ से देखना है? वो परेशान नहीं होना, अभी तो मैं आपको बर्ड आई व्यू ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली हमने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है, कहाँ से देखना है, क्या देखना है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सही। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस है। ये इसके बारे में तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी मुल्क में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अभी आप देखें, मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो कम होता है, फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं पार करते, वो रुक जाते हैं, बल्कि जो उनके पास शेयर्स पड़े होते हैं वो बेच के निकलने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये बात समझ है ये तो समझ में आ जी। और तीसरे नंबर पे जो है नेशनल एंड ग्लोबल इवेंट्स। एक्चुअली अगर मैं पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स की बात करूँ ना, तो इसमें करंट अकाउंट एक बात होती है, करंट अकाउंट एक सर्कुलर डेट उसको कहते हैं। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सर्कुलर डेट का मुराद ये है, जिस तरह ये बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, ये ना ज़्यादातर उधार पे चल रही होती है। उधार पे? हाँ, मैं आपको सिंपल वे बताना चाहूँगा। अच्छा। अगर वो उधार एक हद से बढ़ जाए ना तो वो अच्छा नहीं है, वो एक हद से नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपको सिंपल वे में अभी इधर इसी पॉइंट तक रखूँगा। और अगर हम ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जिस तरह IMF है, हम लोन के बगैर तो हमारा मुल्क नहीं ना चल सकता। करप्शन को छोड़ें, वो IMF ने बता दिया कि जी इतने अरब की करप्शन हो गई, उसको छोड़ें। उन्होंने किन सेक्टर्स के लिए क्या टर्म्स रखी हैं? सही। मिसाल के तौर पे सैलरीड क्लास है, आज से 5 साल पहले वो उनसे मिसाल के तौर पे 200 अरब टैक्स रिकवर किया जाता था, उनसे कवरी कर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी वो आप डबल ट्रिपल कर दे तो सिर्फ सैलरी क्लास पे वो बर्डन आया ना, आपने टैक्स नेटवर्क को तो नहीं बढ़ाया। तो IMF को देखना पड़ेगा कि वो कौन से सेक्टर्स पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे हैं, सही। फिर उसका इम्पैक्ट हम सेक्टर्स पे और सारा कुछ देखेंगे। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स हैं, आपने ये देखा है कि इनके बारे में अगर हमने अच्छी रिसर्च करनी है तो हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। एक बंदा बैठेगा, वो इकोनॉमिक चीज़ को भी देखे, पॉलिटिकल तो पता चल गया, ये नेशनल और ग्लोबल इवेंट्स हैं, तो ये एक खपत वाला काम तो लग रहा है। ऐसे ही है। ऐसी बात है। अभी इनका रिलेशनशिप देखिएगा, यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करें, फंडामेंटल्स को भी छोड़ें, इस चीज़ को फोकस करें, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। अभी ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी क्या है? मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं, ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बैंक्स, इनके पास बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनका काम है ये डेडिकेटेडली बैठे हैं, उन्होंने रिसर्च करनी है। अभी यहाँ पे सुपर टैक्स की बात चल रही होगी, हुकूमती हलकों में डिसाइड हो गया होगा कि सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, लेकिन उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। इनके पास पहले ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी कि भाई सुपर टैक्स लगने वाला है, ये सेक्टर्स पे लगने वाला है, इन कंपनीज पे लगने वाला है। ठीक है। मतलब उसमें हमारे पास जब न्यूज़ आएगी ना तो मार्केट तब उसका इम्पैक्ट लेके बैठ चुकी होगी, लेकिन इन लोगों को पहले पता चल गया होगा, इन्होंने पहले अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी होगी कि भाई ये शेयर्स लेने हैं, ये शेयर इन कंपनीज को हटाना है, इन कंपनीज को ऐड करना है। ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? ये तो क्लियर। अभी आपके माइंड में आएगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा, हम इनको ट्रैक कैसे करें? अगर इन्हीं को ट्रैक कर लें तो हमारी सबसे ज़्यादा परेशानी दूर हो जाती है, ऐसे देखा जाए। अच्छा, पहले मैं बता दूं, फंडामेंटल्स और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में जब कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हम देखते हैं ना, उसमें अर्निंग ट्रेंड्स, उसके डिविडेंड्स, उसके क्या डेट के लेवल्स हैं, कि मिसाल के तौर पे जो उसने पिछले 5 साल में लोन लिया हुआ है, क्या वो लोन बढ़ता जा रहा है उसकी अर्निंग के मुकाबले में या कम होता जा रहा है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। फिर ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ये म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरर्स हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हम इनको देखते हैं। और फिर हम मार्केट सेंटिमेंट्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के देखते हैं।
मुझे बताएं आप एक बात, जिस तरह ऊपर 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, अगर वो 3 फैक्टर मिसाल लगा लें नेगेटिव है, आपका मार्केट के लिए क्या सेंटिमेंट होगा? आप क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जब तक मुझे होल आइडिया ना हो कि हाँ, क्या सिचुएशन है। होल आइडिया भी ना हो और जब तक वो सिचुएशन क्लियर ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये 9 मई में जब ये मसला हुआ, 9 मई का एक मसला हुआ, उसके अलावा भी जब धरने हुए, या उसके अलावा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहीं पे भी आई, मैं किसी पार्टी की कोई ना मुखालफत कर रहा हूँ ना कोई बात, आप उन डेट्स को जाके देख लें, मार्केट नीचे की तरफ आई। जाहिर सी ठीक बात है, है। तब साफ ज़रा इन्वेस्टर रुक जाता है कि भाई ये सिचुएशन क्लियर हो ले, मुझे आगे जो इंडिकेशन आएगी उसके मुताबिक मैं चलूँगा। अभी हम बात करते हैं कि भाई इन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को हमने ट्रैक कैसे करना है। तो उस सिचुएशन में वैसे कुछ लोग तो ये भी देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वो कहते हैं हम ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मार्केट, या तो वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उसमें बाकी फैक्टर्स को भी देखना होता है कि क्या वो जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी वो प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वो बहुत बड़े लेवल का है, आगे बहुत तक चलेगा, या वो बस 1-2 दिन की बात है। ये भी तो बातें जी, देखने वाली है जी, ना। जी। अच्छा चलें, ये हम आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। इसके लिए ना हम क्या करते हैं जनाब, ये एक पोर्टल है, ठीक है, ये अकाउंट है हमारा, तो ये मैंने पोर्टल जो है ना वो ले लिया हुआ है। मैं आपको भी कहूँगा, ऑडियंस को भी कहूँगा कि जब भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हो, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, गाइडेंस के लिए जो भी है इंशाल्लाह ताला, उसके लिए हम कोई ना कोई बना देंगे उसका वे आउट। बाकी आपके पास एक अच्छे ब्रोकर का अकाउंट एनालिसिस पर्पज़ के लिए ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ये है डैशबोर्ड, इसको ज़रा देखें। ये आपको ये KSE 100 इंडेक्स है, तो ये हमें बता रहा है कि 1,67,642 पे ये क्लोज हुए। आज के दिन में 419 पॉइंट्स इसने लूज किए हैं, लाइक मार्केट जो वो नेगेटिव क्लोज हुई है। जो कंपनीज टॉप 100 हैं। हाँ, टॉप KSE 100 इंडेक्स की हमने बात की थी ना, ये उसका चार्ट नज़र आ रहा है आज के दिन का, एक दिन का, लाइक सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटी हुई। और यहाँ तक हमारे पास ये 52 डे रेंज आ रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1,01,01,598 और 1,70,000 तकरीबन जो है ना वो इसका रेंज है 52 वीक्स की। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आए मार्केट ओवरव्यू में ना, तो यहाँ पे हमारे पास आगे आती है जी सेक्टर्स ओवरव्यू, इसको भी देखते हैं हम। सेक्टर्स ओवरव्यू में हमारे पास क्या है जी, और इस बारे में परेशान ना होइएगा कि अभी लाइक ये आपके पास इस तरह से नहीं आ रहा, या आपके पास ये नहीं है तो फिर क्या करेंगे। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल, ये जो हमने निकाला हुआ है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। scstrade.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, उस हिसाब से तो मैं इधर आ गया हूँ। ये सेक्टर्स के बाद सेक्टर्स को छोड़ें, हम इंडेक्स पे आते हैं। अच्छा, इंडेक्स की ओवरव्यू पे बात करें ना, तो ये हम आपको, ये हमें नज़र आ रहा है एक, क्या इसको कहते हैं यार, सर्कल सा। अच्छा, ये सर्कल हमें क्या बता रहा है? KSE 100 इंडेक्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड कलर है, इसका मतलब ये है कि आज मार्केट रेड है, रेड का मतलब मार्केट डाउन रही है। आगे हमारे पास दूसरे सर्कल में हमारे पास आगे आ रहे हैं दूसरे, इनको कहते हैं हम सेक्टर्स। जिस तरह ये सीमेंट सेक्टर है, तो इसमें आगे सीमेंट सेक्टर में आगे हमें ये पता चल रहा है कि ये लकी सीमेंट जो है, जो ग्रीन है वो प्लस है, जितना डार्क कलर होगा वो उतना ज़्यादा होगा, जितना डार्क कलर ग्रीन में होगा वो ज़्यादा होगा, जितना रेड में होगा वो उसी तरह से कमी में ज़्यादा होगा। ठीक है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम नीचे आए, आज मैंने आपको बताया कि 429 पॉइंट मार्केट ने डाउन किए हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि कौन कौन से शेयर्स हैं जिनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है डाउन करने में? तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि FFC ने सिर्फ एक स्टॉक ने 162 पॉइंट लूज किए हैं, एक स्टॉक में। मैंने आपको बताया था याद है कि ये FFC टॉप पे है, इंडेक्स वेटेज में इसकी 10% वीकेज है, मतलब एक स्टॉक जो है वो नीचे आया, तो 162 जो है हमने उसमें कमी देखी है पॉइंट्स में। इस तरह PPL है, हब पावर है, तो हमें जो रेड में है उनका पता चलता है कि इनकी वजह से मार्केट ने पॉइंट लूज किए हैं। और ऊपर जो है, ये जो लकी सीमेंट है, नेशनल बैंक है, वेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड है, MEBL है, FABL, इनकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी आई है। मतलब नेट देखें तो आया हमारे पास नुकसान ही है, 429 पॉइंट मार्केट ने लूज किए हैं, लेकिन ये इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे, और ये वाली जो कंपनीज हैं ये नेगेटिव कंट्रीब्यूटर थे। क्लियर है बात? ये इंडेक्स वेटेज आ गया उसी तरह से। अगर आप यहाँ से इंडेक्स वेटेज, मैंने आपको समझाया था, एक बार क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें, ये FFC देखें पहले नंबर पे है। आज के दिन में इसमें कितनी हमने कमी देखी, इसने हाई टच किया जी अपना कितना 599 को इसने टच किया, ये 52 वीक का हाई है।
और करंट प्राइस जो है वो इसकी 580 है। 580। आज के दिन में ये स्टॉक सिर्फ 1% से 5 मतलब कि 0.95% में कमी आई है, 1% से भी कम कमी आई है। तो 162 पॉइंट ये लूज कर गया है। आप एग्जांपल लगाएं कि ये स्टॉक को अपर कैप लग जाती है। मैंने आपको अपर कैप के बारे में बताया कि अपर कैप या लोअर कैप क्या होती है, बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप FFC ये निकाल लें। ये स्टॉक मैंने निकाल लिया। वो मैंने आपको शायद ना बिगिनरिंग वाले सेशन में कहा था कि इसको डिस्कस करेंगे, तो मुझे याद नहीं रहा डिस्कस करना। अच्छा, इसमें अपर कैप और लोअर कैप का ये सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है? ये अपर कैप और लोअर कैप ही है। ये खड़ा हुआ है जी 580 रुपीज़ पे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये स्टॉक उठे और 1000 पे चला जाए, लिमिट है। सही। एक दिन में मंडे से लेके फ्राइडे जब मार्केट ओपन है अपने वर्किंग आवर्स में, तो ये स्टॉक मैक्सिमम 10% तक जा सकता है, बढ़ सकता है। 10%। हाँ, मतलब कि इसमें 10% निकालो तो ये बनता है 58 रुपीज़। इसमें 58 ऐड कर दो तो ये कितना बनेगा? 644 बनेगा। ये सर्किट ब्रेकर मतलब 644 से आगे ये स्टॉक एक दिन में नहीं जा सकता। और उसी तरह से नीचे है कि अगर कोई इसको सेलिंग पे लगा ले कि मैंने बेचना है बेचना है बेचना है, तो फिर भी ये स्टॉक 527 10% अगर नीचे कर लें, 58 में से माइनस कर दो तो 527 से नीचे नहीं जाएगा। ये है अपर कैप और लोअर कैप। तो यहाँ पे हमें पता भी चलता है। यहाँ पे हम नीचे आए ना यार, कहाँ पे गया भला? चलें, ये अपर कैप लोअर कैप की समझ आ गई। दोबारा डेटा पोर्टल पे आते हैं, मैं आपको वो दिखा दूं कि हमारे पास ये लिस्ट भी डेली बेसिस पे आ रही होती है। ये देखें, ये जो आप पॉजिटिव में देख रहे हैं ग्रीन में, ये सबकी अपर कैप लगी हुई है टॉप एडवांसर में, और टॉप डिक्लाइनर में सबकी ये आप देख सकते हैं 10% ये लोअर कैप लगी हुई है। सबकी नहीं है, लेकिन ये जो 2-3 हमें नजर आ रहे हैं। क्लियर है जी बात ये? अच्छा, इसके अलावा एक और भी है बात कि अगर हम ये इस इंडेक्स की बात करें 1,67,642, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला होता है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या कुछ भी होता है, तो ये इंडेक्स नीचे भी तो गिर सकता है। क्या एक दिन में ये 0 हो जाएगा या एक दिन में जाके ये 2.5 लाख हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें भी 5% की एक लिमिट है। ये 5% जब हो जाएगा, बढ़ जाएगा फुल 5%, तो फिर मार्केट को हॉल्ट कर दिया जाएगा, मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। अगर ये ड्रॉप होता है तो फिर भी 5% की लिमिट है। सो ये हर कंपनी के हिसाब से डिवाइड होता है कि 5% या 10%? नहीं, देखिए कंपनी का 10% है, इंडेक्स का 5% है। ठीक है। देखिए, कंपनी सेपरेट है, इंडेक्स सेपरेट है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं, इसमें क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बैठे थे, इन चीज़ों के क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, ये भी हमें पता चल गया कि ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, माइनस में या पॉजिटिव वाले, हमें ये इसका भी पता चल गया। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम बैठे थे, जो जिस पॉइंट के लिए मैं आपको इधर लेके आया हूँ वो ये था कि इन इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी को की तरफ लेके जाना है। मैं दोबारा इधर आता हूँ। यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू में ना हमारे पास ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये वाला पॉइंट अगर कोई समझ लेना तो उसके लिए ज़िंदगी आसान हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज में। और काफ़ी लोग हैं जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं आइडिया। पाकिस्तान में वैसे ही जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसमें क्या है कि ये विजिबल है आपको, कोई मसला तो नहीं है? कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, आप क्या नज़र आ रहा है? ये लिखा हुआ है जी फीपी, ये आ रहा है जी लिपी। ठीक है, फीपी लिपी। अच्छा, फीपी लिपी को पहले ही बात है कि कहते क्या है। फीपी होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना, वो उनका जो नेट है वो बाइंग सेलिंग जो कर रहे होते हैं, ये फीपी में आ गया। फॉरेन, एफ से आपको चले फॉरेन है। और लोकल लिपि की बात करें हम यहाँ पे लोकल, जिसमें चाहे इंडिविजुअल हैं, बैंक्स हैं, इनकी लिस्ट आ गई। अभी मैंने आपको जहाँ पे जो बात बताई थी ना कि इन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो होती है, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको पहले पता चल जाता है क्योंकि इनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, इनकी टीम्स बैठी हुई हैं, इन्होंने तो काम ही यही करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए ना तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी से पता चलेगा कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हमें उनके नंबर्स देखने पड़ेंगे। हाँ, नंबर देखने पड़ेंगे कि एक्चुअली बाइंग सेलिंग वो किस तरह से कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं नंबर्स नेवर लाई। हाँ, ये बात है, डेटा को हमेशा फोकस करें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें ना तो एक दिन का डेटा है। एक दिन के डेटा से कुछ नहीं होगा यार, 10 दिन हो या 1 महीना हो तो फिर तो समझ आती है ना बात। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे 10 दिन का सिलेक्ट कर लिया।
अभी यहाँ पे ये देखें, हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ऊपर इसने बताया कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं ना, वो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 21.91 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। सेलिंग की है, सेलिंग की है। मतलब इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आगे पहले ये देखें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है कि भाई उन्होंने कहाँ पे सेलिंग की, कौन से सेक्टर्स थे। टेक्सटाइल, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस, फूड, पर्सनल केयर, सीमेंट, ये यहाँ पे हमारे पास सारे उनकी डिटेल आ रही है। आगे यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। एक तो हमारे पास आगे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरह मैं आप बाहर पाकिस्तान से चले जाएं और हम अकाउंट खोल लें स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। दूसरी बात इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब कि पाकिस्तानी नहीं है, वैसे फॉरेनर है तो उसने वो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में परचेजिंग कर सकता है, ठीक है। आगे फॉरेन कॉरपोरेट्स, ये बहुत बड़ी बड़ी, ये आप समझ लें कि बाहर के म्यूचुअल फंड्स हो गए, बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हो गए। उन्होंने यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पिछले 10 दिनों में ये 3,72,000, ये 30 यहाँ पे ऐड करनी है हमने। हाँ, ये 3 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है। ये 1,32,000 डॉलर की फॉरेन इंडिविजुअल ने की है और 18.7 मिलियन डॉलर की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 21.9 मिलियन डॉलर की पिछले 10 दिन में सेलिंग आई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये देखना है कि फॉरेनर्स अगर सेल कर रहे हैं तो यहाँ से कौन बाय कर रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जाऊंगा, बस बताऊंगा आगे जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ना कि अगर इसके इम्पैक्ट क्या था, इसके ये अगर सेल कर रहा है और ये बाय कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर क्या है, मार्केट नीचे जा रही है तो फिर क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए, तो फिर मजा आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसी तक रहे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह मैं, आप, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी होते हैं, जिन जो मतलब कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो भी इसी में शामिल है इंडिविजुअल में। आगे कंपनीज हैं, उसके बाद बैंक्स हैं, NBFCs, म्यूचुअल फंड्स हैं, आगे हमारे पास अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे ब्रोकर्स की भी लिस्ट आ जाती है और हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं। इसमें अगर हम टॉप प्लेयर्स की बात करें ना, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और जो बैंक्स हैं, ये हमारे पास जो है ना, आप ये समझ लें कि हमारे पास ये शार्क्स हैं, ये, हाँ, ये शार्क्स हैं। हमने इनकी मूवमेंट को ज़रूर ट्रैक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 21 मिलियन डॉलर की सेलिंग है ना, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो आप और मैं हैं, हमने भी सेल किया, यहाँ पे कंपनीज ने भी सेल किया, और बाय किसने किया जनाब, यहाँ पे देखें 34.3 मिलियन डॉलर बैंक्स ने बाय किया। और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, बाइंग सेलिंग जो है वो नेट हुआ खड़ा है। और इसके साथ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज है, 9.5 मिलियन की इन्होंने भी बाइंग की है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है। फिलहाल आपने इसको एक्सप्लोर करना है कि एक्चुअली पिछले 90 दिन में या 10 दिन में क्या हुआ है। रिलेशनशिप हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया मेरे भाई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का, अगर हम इसको क्रैक कर लें कि भाई अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है तो यहाँ से बाय क्या हो रहा है और कहाँ पे बाय हो रहा है, तो क्या हमारे लिए थोड़ी सी आसानी नहीं पैदा हो जाएगी प्रेडिक्ट करना कि कौन से सेक्टर्स में हमें एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अभी शार्क्स से जाहिर सी बात जब करेंगे तो हमने तो उन्हें फॉलो करना है ना, उन्हें फॉलो करना है, ये बात क्लियर, तो आइडिया हो जाएगा हमें, समझ एक मसला तो नहीं है। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं जी अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये पहला पॉइंट वो कवर हो गया, ज़्यादा टाइम ले गया। दूसरा है जी वॉल्यूम्स और चार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, scstrade.com है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एनालिसिस के टूल्स खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। जिस तरह भी यहाँ पे हम जाएं, इसको मैं कॉर्नर पे क्लिक करूँ तो आप ट्रेंड लाइन है, आगे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रे, ये डिफरेंट लाइंस आ जाती हैं। तो जहाँ पे आगे ये आप स्टार कर देंगे ना, तो वो यहाँ पे आपके सेव हो जाएगी, मतलब आप उसको फिर बार बार यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। तो जो भी आपको यहाँ पे चाहिए हो, आप अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग के लिए आप यहाँ पे उसको सेव कर दें। इस तरह मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए फिलहाल 4 टूल्स यूज़ किए, सिस्टम आपका है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये हमारे पास टूल्स आ गए। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉल्यूम्स का क्या मुराद है, आप मिसाल लगा लें कि आज का दिन ओपन हुआ है और वॉल्यूम से मुराद ये है कि ज़्यादा ट्रेड करने वाले लोग ही नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट किधर जाएगी? ज़्यादा ट्रेड करने वाले लोग नहीं, हाँ, मतलब कि जब ज़्यादा ट्रेड्स नहीं हो रही ना, वॉल्यूम जो है मार्केट में कम है, ठीक है, मैं समझता हूँ आप यहाँ पे तुक्का लगा देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ
वॉल्यूम्स का रिलेशनशिप स्टॉक एक्सचेंज के साथ और प्राइस चार्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा अहम है। जब भी हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर हम वॉल्यूम्स यहाँ से देखें, आप जैसे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें स्टॉक एक्सचेंज बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है। ये वॉल्यूम का पूरा एनालिसिस हमने करना है, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम का एक ये वर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इनपुट्स, स्टाइल, विजिबिलिटी। मैं यहाँ पे स्टाइल में आता हूँ, ये वॉल्यूम MA पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक हो गया, नीचे ये ब्लू लाइन आ गई है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं और इसको फिर हम ओके कर देते हैं। ठीक है जी, इसको अभी थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये ऐसे करके, ताकि हम वॉल्यूम्स पे बात कर सकें। ये वाली जो लाइन है ना, ये पिछले 20 दिनों की ना एक एवरेज लाइन आ रही है। हमने यहाँ पे ये देखना है कि भाई इस लाइन से, ये जो लाइन है, इस लाइन से जो वॉल्यूम है, ये जो रेड लाइन है या ग्रीन लाइन है, ये ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार रिमूव करूँ, अब ये देखिएगा, ये जो ब्लैक यहाँ पे मेंशन है फिगर, ये है हमारे पास एवरेज वॉल्यूम, और ये हमारे पास उस कैंडल का वॉल्यूम जहाँ पे हम हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो लेटेस्ट कैंडल है, मैं यहाँ पे आता हूँ, जो कि रेड कैंडल है, वो है जी कितने की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेके बैठा हूँ, और ये हमें शो कर रही है कितने वॉल्यूम वाला, 291 मिलियन डॉलर। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको, ये 299, यहाँ पे ये 290 ये था। और यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम कितना है, एवरेज वॉल्यूम है 266, मतलब कि एवरेज से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ, यहाँ से हम नीचे पकड़ेंगे तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और अभी हम इनकी बात कर लेते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही देखेंगे ना कि हमारे पास ये वॉल्यूम अच्छा चल रहा है, वॉल्यूम जो एवरेज से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें मार्केट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि मार्केट, ये देखें यहाँ पे मार्केट वॉल्यूम्स में कमी आई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें तो देखने को मिली है कि मार्केट कम है। जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स की एवरेज में कमी आ रही है, वहाँ पे मार्केट हमें डाउन नजर आएगी। फिलहाल आपने सिर्फ इसी चीज़ को याद रखना है कि वॉल्यूम्स का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, वहाँ पे हमें मार्केट में एक्टिविटी, और मार्केट में वहाँ पे हमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी। जहाँ पे वॉल्यूम्स की एवरेज कम होगी, वहाँ पे हमें मार्केट नीचे की तरफ आती हुई नजर आएगी, और ये स्टॉक्स पे भी इंप्लीमेंट होगा और KSE 100 इंडेक्स सभी पे यही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसके। हाँ ठीक है। कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पे वॉल्यूम्स और उसमें मिसमैच होता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के भी टाइप्स है ना। अभी KSE 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज हैं, ऐसे ही 100 की 100 एक जैसी तो नहीं है, इसमें कचरा स्टॉक भी तो है ना। ऐसे ही अगर कचरा स्टॉक में वॉल्यूम आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, रियल वॉल्यूम है। वो जाहिर सी बात है, वही बात है ना, वो उस तरह से वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जी माइंडसेट की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, मैं आपको यहाँ पे ना एक शेयर की एग्जांपल देता हूँ। वो शेयर है जी FCCL फौजी सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ, और इसका अभी ये डेली चार्ट है, मैं इसके वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ। नज़र तो आपको आ रहा है ना, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, क्लैरिटी है। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो साइंस हैं, क्लियर मार्क्स करेंगे तो ये जो E और D, E का मतलब जहाँ पे E आ रहा है वहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जहाँ पे D आ रहा है वहाँ पे उन्होंने डिविडेंड दिया है। ये लोड मार्क्स करें ना, तो इसका मतलब ये है, लोड मार्क्स से आ जाना चाहिए, ये आ गया। E का मतलब यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ये देखिए यहाँ पे वो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है। D का मतलब उस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है। ठीक है। क्लियर मार्क्स में करता हूँ। अभी ये वाला जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक जनाब 18 सितंबर 2023 में 10 रुपये का था। ये स्टॉक जनाब 1 अप्रैल 2024 को 16 रुपये का था। ये स्टॉक क्या है कि 2024 अगस्त में 20 रुपये का था। अभी यहाँ से ये 10, 12, 11 से स्टार्ट हुआ है, इस स्टॉक ने जनाब 60 रुपये को टच किया, और अभी ये 54 की रेंज में है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट। हाँ, सबसे बड़ी गलती पता लोग क्या करते हैं, क्या? वो ये कहते हैं कि ये 10 रुपये का स्टॉक था। इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
वो ये कहते हैं कि ये 10 रुपये का स्टॉक था, यहाँ तक आ गया है, अभी मिसाल लगाएं कि आगे ये कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि ये स्टॉक अभी इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब कि 10, यहाँ पे उन्होंने 10 रुपये का लिया, ये 10 रुपये का लिया, और यहाँ पे आके 15-16 रुपये का एग्जिट करके चले गए, सेल कर दिया। सेल कर दिया। भाई इससे आगे और कितना ही बढ़ जाएगा ना, ये उनका माइंडसेट है। फिर यहाँ पे आए, यार ये यहाँ तक आ गया यार, 10 से 22-23 हो गए, यहाँ और कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से आए 34 को आ गया, और कितना बढ़ जाएगा। लेकिन उनका ये भी तो डर होता है ना कि अक्सर वो स्टॉक लेते हैं हाइप को देख के, हाँ, फिर वो स्टॉक लेते हैं, फिर उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, फिर उनको नुकसान हो जाता है। यार ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, हाइप को देख के लेते हैं, फिर तो वो आपने सोचा ही नहीं ना, फिर तो आपने तुक्का मारा है, या आपने वो तुक्का लगाया है, सिर्फ आपने एनालिसिस तो कोई नहीं किया। अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है तो आप उसको ट्रांसलेट करें ना अपनी अर्निंग्स में, या जो भी हो, आप एनालिसिस पे टिके तो रहें। बात समझिए ज़रा, इस चीज़ को मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ कि लोगों की गलती क्या है, और ये स्पेशली लोग बिगिनर करते हैं। अब ये स्टॉक इसने 60-61 को टच किया, अभी ये इसकी करेक्शन आई है। कभी भी एक बात अपने माइंड में रखें जनाब, कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि आपकी जो है ना, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो स्ट्रेट ऐसे ही आपको फ़ायदा दे। साफ ज़ाहिर है उसमें हम क्या देखेंगे, हम कभी उसमें ये कमी देखेंगे, कभी करेक्शन आएगी, वो मतलब एक जिग जैग की शक्ल में वो ऊपर जाएगा। अभी ठीक है इसमें करेक्शन आई हुई है, लेकिन इस कंपनी की अगर मैं बताऊं, इसकी सेल्स बेहतर है, बाकी सारा कुछ बेहतर है, तो अल्टीमेटली इसने ऊपर को आना है। हाँ, कंपनी का यहाँ पे एक्चुअली मैं गलती क्या कह रहा था, एक तो ये गलती कि भाई ये स्टॉक ने इतना बढ़ना था, इससे आगे ये बढ़ ही नहीं सकता, ये गलती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। मैं अभी आपको आगे क्या करता हूँ बोला, एक और कंपनी की एग्जांपल देता हूँ, FFC, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की। ठीक है जी, फौजी फर्टिलाइजर, ये वीकली चार्ट ही निकला हुआ है। एक टाइम था जब ये स्टॉक 100 की रेंज में था, अभी ये स्टॉक 591 को इसने टच किया है, 590 प्लस। जस्ट इमेजिन, 100 रुपया 600 बन गया। ऐसे ही है। जिस बंदे ने यहाँ पे 100 पे इन्वेस्ट किया होगा, 100 कुछ पे गया होना, उसने कहना बस जी बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो गया जी। बिजनेस साइकिल के हिसाब से भी तो हमें देखना होता है ना कि कंपनी किस स्टेज पे है। नहीं, वो यहाँ पे बिजनेस साइकिल नहीं है मेरे भाई, इसको कंफ्यूज ना करें आप। बिजनेस साइकिल हम इन्वेस्टमेंट से भी पहले देखते हैं। जिस तरह अभी ये FFC कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पॉइंट क्लियर हो जाए हमारा। मिसाल के तौर पे ये हमारी कंपनी है जी FFC, ठीक है। अभी हमने कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं किया इसका, हमने कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं देखा इसका। हमने इस कंपनी के बारे में डिटेल से रिसर्च करनी है। वो रिसर्च ही तो मैंने आगे बतानी है ना आपको। उस रिसर्च में हमें पता चलेगा कि ये कंपनी ग्रोइंग है, ग्रोथ स्टॉक है, या ये अपने मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी है। ठीक है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, बड़ी बात करने लगा हूँ। फौजी फर्टिलाइजर्स, एंग्रो फर्टिलाइजर, फातिमा, और ये 2 और 5 कंपनीज हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में। इनके ऊपर डाउनफॉल आना बड़ा मुश्किल है। वो कैसे? पाकिस्तान में जो खादों की खपत है ना, वो इन कंपनी बड़ी मर के इनसे पूरी होती है। खादें कुछ ना कुछ हमें इंपोर्ट भी करना पड़ती है। तो मुझे बताएं कि ये कंपनी जो है अभी इसका बड़ा फ्यूचर है। समझ आई बात? बात लंबी और बड़ी एडवांस हो जाएगी, छोड़े उसे फिलहाल। मतलब ये कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे इसका टॉप लग गया। टॉप लगने का मतलब इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं जानी बस। और यहाँ पे मतलब अभी आप बिगनर हैं, मैं आपको बताऊँ, आप बिगनर हैं। ये आपने देखा कि ये स्टॉक 100 रुपये पे था। आज आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आपने अंडरस्टैंड किया, आपके इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि जो 600 रुपये की हो चुकी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, एक आपके जो आपके माइंड में वो बता दें कि भाई ये कंपनी 100 से 600 तक हो गई है, क्या आप यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करना तो चाहूँगा कि अगर 600 तक आ गई है तो इससे ऊपर भी जा सकती है। ये आपने ना मेरी जो पिछली डिस्कशन है ना उसकी बेसिस पे ये बात की है। कह सकते हैं। अगर कोई आम बंदा हो ना तो उसने कहना कि भाई 100 रुपये वाला शेयर 600 रुपये पे हो गया है, मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। और मैं आपको ये लिख के बात बताता हूँ, जो स्टॉक्स एक अच्छे ट्रेंड में चल रहे होंगे और वो प्राइस में थोड़े से ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, वही कमा के देंगे। डिविडेंड वगैरह भी जो देते हैं ना, छोड़ें डिविडेंड और कैपिटल गेन की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सही। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। पहली गलती ये नहीं कहना कि भाई अभी तो इस स्टॉक का टॉप लग गया। अभी दूसरी गलती क्या है जी?
मैं अभी आपको स्टॉक निकाल के दिखाने वाला हूँ जी, हब पावर की पावर जनरेशन कंपनी थी, ठीक है जी। ये भी आप जो इसका स्टॉक देख रहे हैं ना, ये है जी वीकली चार्ट निकाला हुआ है। मैं इसका डेली निकाल लेता हूँ ताकि एनालिसिस ज़्यादा बेहतर तरीके पे मैं आपको समझा सकूँ। एक सेकंड दीजिएगा सिर्फ मुझे। कौन सा था यार वो पीरियड? एक सेकंड चाहिए होगा मुझे, बस ये आ गया। अच्छा, हब पावर जो है बड़ी बेहतरीन कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इसके साथ ना एक बड़ा मसला हो गया। मसला यहाँ पे हुआ जब अपने ये तकरीबन आप कह लें कि अपने हाई पे था, 170 पे था। लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये 200 पे भी जाएगा, 250 पे भी जाएगा, आगे बहुत जाएगा ये स्टॉक। मसला हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने उन चीज़ों को देखना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि जो भी हमारे IPPs है ना जी, ये जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, इनके साथ जो भी हमारे एग्रीमेंट है उनको शॉर्टलिस्ट किया, हम उनके साथ सेटलमेंट करेंगे और हमारा एग्रीमेंट ख़त्म। ठीक है। ठीक है जी। 20-20, 25-25 साल के एग्रीमेंट हुए हुए थे गवर्नमेंट के इनके साथ। अभी लोगों को जब पता चला कि भाई इसका भी एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, जो लोगों को डिविडेंड आ रहा है वो भी नहीं आना, और ये तो स्टॉक ज़ीरो हो गया। ठीक है। लोगों के माइंड में ये था। एक ये माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट क्या है कि आपको पता है कि 170 है, ये कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है। अच्छा, ये स्टॉक हमें पता चल गया कि ये मसला IPPs का चल रहा है। आपने देखा 170 से 155 पे आ गया, आपने कहा यार ये इतनी अच्छी कंपनी है, 155 पे आ गया तो क्या मसला है, इससे नीचे नहीं आएगा। फिर आपने कहा यार नहीं, ये 140 पे आ गया यार, अभी इससे नीचे कभी भी नहीं आएगा। फिर आपने कहा जी 130 में आ गया, अल्टीमेटली ये 92 पे आ गया। जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री ली उसका तो कबाड़ा नहीं हो गया एक किस्म का। ऐसे क्या? कभी भी आपने जो स्टॉक नीचे गिर रहा हो ना, उसकी तरफ नहीं भागना। इसको हम कहते हैं कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। इस तरह से एक कहावत है ना, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है, अभी इसने और बढ़ना नहीं है, और ये भी नहीं सोचना कि ये स्टॉक गिर चुका है, इसने और नहीं गिरना, बस अभी यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा। आप ये सोचेंगे ना उठ जाएगा, वो आपको और नीचे धकेलेगा, आपको वो तबीयत साफ करेगा आपकी। ठीक है। समझ आई बात या नहीं आई? समझ रहा हूँ। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं, इसके अलावा भी मिस्टेक्स हैं जो कि हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। तो कैसा लगा फिर आज का सेशन, समझ आई? अच्छा था। पहले तो जो हमने बड़ी सिंपल चीज़ों को रखा, अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। अगर कोई समझ नहीं आ रही तो बताएं, नहीं उसको ज़रा easy सिंपल चीज़ करें। है, इजी है। बस ये है कि अपनी रिसर्च जो है इसी मामले में करनी है, हाँ और रिवाइज करेंगे तो हाँ इंशाल्लाह ठीक है। बहुत बाकी जल्दी निकल बाकी ये है कि अभी आप चीज़ों को सीखें, इनको आप प्रैक्टिस करें। अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, मतलब टाइम इस आपकी लर्निंग का टाइम है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट इधर ही है। ठीक है, ठीक है। पैसे कमा लेंगे लेकिन पहले सीखना ज़रूरी है। चलें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।